संदीप जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। नमस्कार, हनुमान जयंती की सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपको भी बहुत शुभकामनाएँ और सभी दर्शकों को भी। संजय सिंह को पता नहीं क्या हो गया है संदीप जी, बड़े विवादित बयान दे रहे हैं और सोशल मीडिया एक्स साइट पर उन्होंने एक ट्वीट किया है पोस्ट, उसमें उन्होंने कहा है कि तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल के लिए यातना गृह बन गया है और उन्होंने मोदी को हिटलर बताया है। क्या कहते हैं आप? देखिए, संजय सिंह के बारे में बात कहाँ से स्टार्ट करें? अब जब लैंग्वेज की अगर हम बात करें, कोई टिकट बेचने वाला, मूवी की टिकट ब्लैक करने वाले से क्या अपेक्षाएँ की जाती हैं? चलिए पर्सनल नहीं होते हैं, मुद्दे की बात कर लेते हैं। अब उन्होंने कहा है कि यातना गृह बन गया है। जेल जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। तो जब ये जो चीज़ें इनके अंडर में आती है, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं प्राप्त कर सकते, तो बाकी और चीज़ों में इनसे क्या अपेक्षाएँ की जाए? तो अगर मेरे हाथ में जेल जेल मंत्रालय है या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय है और मैं कहूँगा कि यार ये स्वास्थ्य मंत्रालय तो ढंग से चल नहीं रहा, मोदी इसके लिए ज़िम्मेदार है, तो अपने आप बेवकूफ़ी लगेगी। और ये बेवकूफ़ी अब लोगों को समझ में आने लगी है। पहले ये क्या करते थे, झूठ बहुत फैलाते थे। अब यातना गृह में ये कह रहे इंसुलिन नहीं दी जा रही है। अब आप सोचिए कोर्ट में भी ये जाने की कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने वहाँ पे जेल से भी जो एक लेटर आया है, उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि केजरीवाल ने आज तक इंसुलिन माँगी ही नहीं। जैसे ही ये चीज़ पहुँची एलजी के पास, एलजी ने वो लेटर दिखा दिया और बताया कि उनसे माँगी भी नहीं गई है और उसके बाद केजरीवाल का बयान आता है, चिट्ठी आती है कि मैं तो डेली माँग रहा हूँ, मेरे को दी नहीं जा रही है। आप सोचिए जब एक तो होती है ईडी की कस्टडी, एक होती है जुडिशियल कस्टडी, उसमें क्या डिफरेंस होता है? अब उसको वहाँ वो न्यूज़पेपर भी पढ़ सकता है, वहाँ वो कुछ टीवी न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो भी देख सकता है। एक टाइम अलॉट होता है कि इस टाइम पे ये कर सकते हैं, इस टाइम पे आप खेल सकते हैं, इस टाइम पे ये कर सकते हैं। तो अब वो चीज़ें ये देखता है अंदर बैठ के कि क्या चीज़ें बाहर बोली जा रही हैं और बिल्कुल उसके विपरीत उसने बोलना ताकि ये दिखाया जा सके कि मैं तो बहुत प्रताड़ित हूँ यहाँ पे और कितना मेरे साथ अत्याचार किया जा रहा है। और उसके बाद इन्होंने ये रेल निकाल दी कि भैया वहाँ पे इंसुलिन नहीं दी जा रही है, इसका ऊपर-नीचे हो रहा है ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और इसलिए दी नहीं जा रही है। आप सोचिए जिस आदमी को प्रिस्क्राइब किया था डॉक्टर ने खाना कि भैया तुम्हें ये चीज़ें नहीं खानी है, वही चीज़ें मँगा के वो इंसान खा रहा है, तो दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं, बीमारी का सबको पता है। चलो ब्लड शुगर का नहीं पता होगा सब लोगों को, जिनको होता है उनको ही पता होता है, लेकिन लोग ये तो समझते हैं अगर मैं बुखार हूँ, तो मुझे आइसक्रीम नहीं खानी है या मेरे गले में दर्द है मुझे आइसक्रीम नहीं खानी है। तो ये जो कांसेप्ट है वो लोग समझते हैं और जब ये चीज़ें बाहर निकल के सामने आने लगी है, तो दिल्ली की जनता इन चीज़ों को समझती है और इन इसका बहुत अच्छा परिणाम देखने को भी मिलेगा। अभी ये लोकसभा चुनाव हो या फिर अगले साल जो होने विधानसभा चुनाव और इनकी शक्ल पे आप देखिए संजय सिंह जिस तरीके से पहले बयान देता था और अब बयान देता है, चेहरे पर साफ दिखता है कि उनको पता है कि जनता को इनकी असलियत का पता चल गया है और इसलिए ये इस तरीके के भ्रम फैला रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, मोदी को कुछ-कुछ कह रहे हैं, लेकिन इनका जो भविष्य है वो अंधकार में नज़र आ रहा है। संदीप जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि ये इसी तरीके की बात कर रहे हैं, लेकिन मंगलवार को उन्होंने बीजेपी सरकार पे भी बहुत बड़ा आरोप लगाया और कहा है कि ये 24 घंटे में उनके मुख्यमंत्री क्या केजरीवाल की निगरानी करते हैं सीसीटीवी कैमरे से, पीएमओ, एलजी ये सब उनकी निगरानी कर रहे हैं। तो मतलब आपको लगता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने वेले हैं, इतने खाली हैं कि इस बंदे की निगरानी करेंगे? मतलब ये कन्फ्यूज़ हैं या पगला गए हैं? क्या हो गया है इनको? ये कन्फ्यूज़ भी नहीं है, पगला भी नहीं गए हैं, ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं। देखो, आम आदमी पार्टी एक झूठों की पार्टी है और इसमें एक से बड़े एक झूठे भरे पड़े हैं। पहले सुनीता केजरीवाल जी बाहर नहीं आई थी, पहले पर्दे में सीधे सामने रहते थे अरविंद केजरीवाल, पीछे भगत सिंह की फ़ोटो लगा के अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे। लेकिन ये सबसे बड़े झूठे हैं। रही बात सीसीटीवी की, तो शायद केजरीवाल सोच रहे हैं कि यार बहुत दिन हो गए मेरे को अंदर, थोड़ी मसाज करा लेता हूँ। फिर तभी याद आया कि भाई अंदर अगर मसाज करा ली तो सत्येंद्र जैन पकड़ा गया था, तो मैं भी पकड़ा जाऊँगा। तो जेल प्रशासन इन्हीं का, जेल मंत्रालय इन्हीं का, सीसीटीवी मोदी ने लगवा दिया।
मतलब मोदी की सीसीटीवी की फैक्ट्री है भाई। मोदी कहीं कुछ अपना क्लोन बिठा रखा है जो बैठ के 24 घंटे देख रहा है कि केजरीवाल क्या कर रहा है, और जो क्लोन है वो गया हुआ वहां पे प्रचार करने के लिए, इलेक्शन में कैंपेन कर रहा है। इतने 1% भी मोदी जी के पास टाइम नहीं है इस टाइम पे सोना खाना। वो हम पहले भी देख चुके हैं कि कैसे 4-4 जी, जी। 6-6 नींद मुश्किल से लेते हैं, हमेशा काम करते हैं। तो केजरीवाल के ऊपर नजर रखने की अब जरूरत नहीं है। केजरीवाल अंदर है, ईडी है वो काम अपना कर रही है, जेल प्रशासन है वो अपना काम कर रहा है, और कोर्ट अपना काम कर रहा है। तो ये अभी तो सिर्फ इन्होंने सीसीटीवी कहा है, अभी क्या ये भी हो सकता है, मैं बता रहा हूं आपको, केजरीवाल कहीं से गिर जाए, अपने आप को चोट लगवा ले, और फिर ये बोलें कि भैया केजरीवाल के वहां साथ हाथापाई भी हो गई। ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग सिंपैथी लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप सोचिए, इंसुलिन के लिए इन्होंने मंगलवार देखा इनको हनुमान जयंती। वैसे केजरीवाल कहता है कि मेरी नानी नहीं चाहती कि किसी का राम मंदिर किसी की मस्जिद तोड़ के बने। और जैसे हनुमान जयंती आई, गदा लेके सौरभ भारद्वाज पहुंच गया वहां पे, उस पे इंसुलिन टांगी हुई है। मतलब एक तरीके से मुजरा हो रहा है, नाटक हो रहा है, क्या हो रहा है ये। एक तरीके से हनुमान जयंती का इन्होंने मजाक बना लिया है। लेकिन हनुमान जी ने देखा कि ये इंसुलिन गधे पे लगाई हुई है, मेरा सहारा ले रहे हैं। वहां पे सुनीता केजरीवाल पहुंच गई है कनॉट प्लेस के मंदिर में, हनुमान मंदिर में प्रार्थना करने के लिए। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट को कुछ और ही मंजूर था। इनकी 7 मई तक हिरासत बढ़ा दी, भैया तुम अंदर ही रहोगे। तो बजरंग बली ने तो वो काम करवाया, कह रहा तुम्हारा झूठ इंसुलिन का था, तुम वहां झूठे जा रही हो, पहले कभी नहीं दिखाया कि हनुमान मंदिर में जा रहे हो। तो हनुमान जी ने असल में इन लोगों के साथ जो डिजर्व करते हैं वो किया है कोर्ट के जरिए, और 7 मई तक की इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। तो सीसीटीवी की जो बात है वो बिल्कुल फजूल है, और शायद उनको इसलिए याद आ गया, सत्येंद्र जैन की याद आ गई होगी जब वो पकड़े गए थे। सही कहा आपने। इनके बुरे दिन तो काफ़ी दिनों से शुरू हो चुके हैं और देखिए मतलब इनका जो परसेप्शन क्रिएट करने का द वे वो परसेप्शन अपना क्रिएट कर रहे हैं। संजय सिंह कह रहे हैं मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव को ख़त्म करने जा रहे हैं, संविधान को ख़त्म करने जा रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी बात इनको कैसे पता है? और अगर संविधान में कोई संशोधन होता है, तो कोई नई बात तो है नहीं। हर आदमी जो उठ रहा है वही कहता है कि संविधान को खत्म करने जा रहे हैं। संविधान में ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अब संजय सिंह ने भी उनकी नकल करनी शुरू कर दी है। आज पहली बार संजय सिंह ने संविधान के लिए ये बात कही है। क्या कहते हैं संदीप जी इसके लिए आप? देखो, इंडी गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी है। पहले मैं आपको बता दूं, जब ये इंडी गठबंधन बनना शुरू हुआ था, तब केजरीवाल थोड़ा सा पीछे रह रहा था। आपको पता होगा, वो सोच रहा था कि मैं अकेला, मैं प्रधानमंत्री का दावेदार बन के मैं अलग से लड़ूंगा, ताकि इस बार तो पता था वो बन नहीं पाएगा कुछ भी, लेकिन और जो स्टेट्स हैं वहां पर भी उसकी रीच पहुंच जाएगी। फिर जैसे ही उनको दिखना शुरू हुआ कि भैया इनके घोटाले पकड़े गए हैं, शराब नीति पकड़ ली है, फिर इन्होंने शराब नीति खत्म कर दी, अगर कुछ गलत नीति तो खत्म क्यों की, फिर इनको पता चल गया कि अकेले कुछ नहीं होने वाला, अगली बार देखेंगे, अभी इसी में घुस जाओ। जो संजय सिंह कहता था परिवारवाद, एक से पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, भाषण सबने सुना होगा उसका, उन्हीं के साथ ये लोग बैठे गले मिलते हुए हर चीज करते हुए नजर आते हैं। बात करते हैं संविधान की। देखो, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ये बात बिल्कुल सही है, और ये यही कर रहे हैं क्योंकि इंडी गठबंधन का ये हिस्सा है। जो वो कहेंगे ये भी वही कहेंगे। एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अखिलेश यादव के परिवार से 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, भाई, बीवी और भतीजे 3-3। आप सोचिए, जो परिवारवाद की जो बात उधर कही लालू को तो देख लीजिए, लालू की फैमिली में भी यही हाल है। एग्जैक्टली तो परिवारवाद के ऊपर जो मोदी जी ने बात कही थी, वो बिल्कुल सही कही थी। नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, यहाँ पे भी है, और वो दिखाई देता है। अब बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में हो जाएगा। देखो, एक चीज जो बार बार ये चीजें कह रहे हैं ना, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि जनता को डराया कैसे जाए। आप कुछ भी सोच लिए, चाहे आप जब न्यूज देखते हैं या कोई भी ऐसी चीजें देखते हैं, वहां आपको डराया जाता है, तो आप उसके प्रति ज्यादा सजग हो जाते हैं और कहते हैं यार ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा। तो ये जनता को ऐसे डरा रहे हैं, लेकिन जनता को पता है सबसे पहले संविधान में संशोधन, इनकी दादी, इनके पिताजी, कितनी बार संशोधन हुए। फ्री स्पीच जो थी उसको, उसमें संशोधन करके किसने किया था? सबसे पहले इन्हीं के खानदान ने करते हुए आए हैं। तो संशोधन तो होंगे, चाहे ये डराएं, ये कह रहे हैं बदल दिया जाएगा। इनको पता है संशोधन होने, और संशोधन ऐसे होंगे जिससे कि
कोई भी करप्शन करेगा, चाहे वो नेता, अभिनेता कोई भी हो, उनके लिए कड़े कानून वहाँ पर बनाए जाएँगे। और भी कई चीज़ें जो अभी कानूनों में चेंजेज़ किए गए हैं, आपको पता है कि बहुत सारे कानून हटा भी दिए गए हैं, जो अंग्रेजों के टाइम से चले आ रहे थे। तो कानून में जो चेंजेज़ आने वाले हैं, वो इनको भी पता है और थोड़ी बहुत जानकारी हरे बीजेपी के आदमी कांग्रेस में होते, कांग्रेस के बीजेपी में होते, थोड़ी-थोड़ी जानकारी हर जगह से निकलती रहती है, सबको ऐसा है। नहीं है बिल्कुल ही गुप्त रखा जा सकता है। तो ये जी, लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन ही नहीं होंगे। देखो ऐसा कभी नहीं होने वाले, ना मोदी जी का ऐसा विचार है, ना वो ऐसा करेंगे। अगर राष्ट्रपति एक तरीके से प्रधानमंत्री को हटा दिया जाए कि यही दिखाया जाए कि जैसे राष्ट्रपति चुना जाना जैसे कि चाइना में होता है, जैसे कि आपका रशिया में होता है, तो भी चुनाव तो वहाँ पे भी होते हैं ना। लेकिन ये डर इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि लोग ये सोचे यार चुनाव ही नहीं होंगे, यही बंदा राज करेगा, लेकिन इनको ये नहीं पता इसका असर ज़्यादा नहीं होने वाला है। क्योंकि जब मोदी को ही जिताना है जनता ने, तो चाहे आप ये कह लो इलेक्शन नहीं होंगे, तो वो लोग जिनको मोदी को वोट देना है, आप सोचिए, जो अगर 350 400 चलो 400 नहीं 350 तक 300 भी देंगे बीजेपी को, एनडीए को छोड़ दिए जो बीजेपी को 300 देने वाले हैं। उनको पता है हमें बीजेपी को ही देना है, तो अगर आप ये कहेंगे संविधान ये लोग खत्म कर देंगे, ये लोग चुनाव नहीं होने देंगे, उनके लिए तो अच्छा है। भैया हमें क्या मतलब है, हम तो बीजेपी को ही चुनने वाले हैं, हम तो मोदी जी को ही चुनने वाले हैं। तो ये इन बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये सिर्फ डराने के लिए ये चीज़ें बोली जा रही हैं, इसका जनता पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सही कह रहे हैं, लेकिन ये जिस तरीके से अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए बदज़ुबानी कर रहे हैं, अपनी गलतियाँ छिपा रहे हैं और एक तरह से मोदी को कोस रहे हैं, उनको उनके लिए गलत बयानी कर रहे हैं, आई मीन उनको डेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे इन्हें लगता है कि ये अपनी चालों में, अपने जो इनके कुप्रयास हैं, उनमें ये सफल हो जाएँगे? देखिए, जब-जब इन्होंने ऐसे प्रयास किए हैं, ये खुद ही उसमें फँसते चले गए हैं। अब राहुल गांधी सबसे बड़े एग्ज़ाम्पल है, वो कुछ भी बोलने जाते हैं, मोदी जी उसको हथियार बना लेते हैं। चाहे वो 2014 में चाय वाला बयान हो, 2019 में चौकीदार वाला बयान हो, वो सब उन्होंने बिल्कुल आड़े हाथों लिए हैं। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में ही इन्होंने कह दिया था कि लालू यादव ने कहा था कि इस बंदे का परिवार ही नहीं है। आपने देखा होगा जी, मेरी प्रोफ़ाइल पे भी अभी तक लिखा हुआ है एक्स की, जी। सबने चेंज करके मोदी का परिवार, मोदीज़ फैमिली ब्रैकेट में लिख लिया। कोई हुँ, फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग देखें कि हाँ, ये तो मोदी के परिवार वाला अकाउंट है, उसको देखें या ना देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन बात है वहाँ पे सपोर्ट दिखाना और यही बिल्कुल। सपोर्ट मोदी जी के लिए हर उस इंसान में है, जो देश का भला चाहता है, जिसको पता है कि देश सुरक्षित हो गया। आतंकवादी हमले कम हो गए हैं, कम क्या बंदी हो गए हैं अब तो, आतंकवादी हमले बंद हो गए हैं। हमले कैसे बंद हो गए, बैंक उनके घर में जाके ठोका जा रहा है, अच्छा से। बिल्कुल, मिस्टर इंडिया जाके वहाँ पे उनको ठोक के आ रहा है, अननोन गनमैन उनको ठोक के आ रहा है। अब चाहे स्वास्थ्य की बात हो, टॉयलेट बनवाने की बात हो या फिर बात हो बैंक अकाउंट्स खुलवाने की। देखो मोदी जी ने जो स्टार्टिंग से उनको पूरी प्लानिंग पता थी और वो जो जब आए थे ना 2014 में, वो 10 साल की प्लानिंग तब करके आए थे और जब जीते थे उसके बाद नेक्स्ट 10 साल की उन्होंने शुरू कर दी थी। वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, बैंक खाते खुलवाए थे उन गरीबों को जिनको पता ही नहीं था कि बैंक जैसी चीज़ होती है और वहाँ पे जाके कैसे ट्रांज़ैक्शन की जाती है। वो क्यों करवाई? वो इसलिए तो नहीं करवाई कि वो मोदी जी को पैसे देंगे, वो इसलिए करवाई गई ताकि जब कुछ पैसा उन लोगों तक भेजा जाए, गरीब किसानों तक, जो मीडिएटर खा जाते थे पैसा, वो उनके पास नहीं जाएगा, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाएगा। वहाँ से स्टार्ट करके बैंक अकाउंट में पैसा आना और फिर कैसे टॉयलेट बनवाना, पक्के मकान बनवाना, राशन भिजवाना, तो ये पूरा प्लानिंग का हिस्सा है। बीच-बीच में ये आपने कहा डेंट करने की कोशिश करते हैं। डेंट करने की कैसे कोशिश करते हैं? मोदी जी के परिवार पे हमला बोल दिया। मोदी जी के कुछ बयान इन्होंने पकड़ के कहते हैं कि इन्होंने कहा था कि वहाँ पे गैस बन रही है, कुछ बन रही है। अलग-अलग तरीके के बयान लेके आते हैं, लेकिन इनके पास विकास के जो काम किए उनका कोई जवाब नहीं है। आज भी मैं जो अश्वनी जी का एक मैसेज देख रहा था, वीडियो मैसेज, उसमें उन्होंने कहा कि रेल सुविधाएँ कैसे बढ़ गई हैं, जो इन्होंने एक्सपेंड किया है। अगले 5 साल में मोदी जी का क्या उसमें चैलेंज है, क्या उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि अगले 5 साल में इतना विस्तार किया जाएगा, ट्रेनों का भी और बाकी सुविधाओं का भी, ताकि
हर इंसान को अपनी टिकट कंफर्म मिले। अभी आपको पता है कितनी मारामारी पहले होती थी, थोड़ी कम हो चुकी है, लेकिन टिकट कंफर्म की दिक्कत होती है। तो मैं ये बताने का मतलब ये है कि उनके पास पूरी प्लानिंग है। मुझे अब क्या करना है, अब क्या चीज़ प्रायोरिटी है, जनता को किस चीज़ से फ़ायदा होगा, ये लोग क्या देखते हैं, इनकी जो मुस्लिमों के प्रति राजनीति, फिर ये हिंदुओं के अगेंस्ट राजनीति, ये लोग इनमें विश्वास करते हैं। इनका कोई मतलब नहीं, इनका है बस कुछ भी झूठ सच बोल के चुनाव जीत जाएं एक बार। अब एक बात सोचिए, अब मोदी जी पे तो तीखे हमले कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो बयान दिया और मनमोहन सिंह ने जो कहा था, अभी 14-18 साल हो गए आई थिंक, मनमोहन सिंह ने बयान दिया था कि इस देश की हर संपत्ति पर, हर रिसोर्सेज पर, मतलब सबसे पहले माइनॉरिटीज का हक है, और माइनॉरिटीज में भी मुस्लिम का सबसे पहले। ये बात उन्होंने पर्टिकुलरली कही थी, लेकिन जो कांग्रेस हैंडलर्स हैं वो सिर्फ माइनॉरिटी का दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। लेकिन असल में अब मोदी जी खुल के मैदान में उतर गए हैं। डेंट करना है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग कर लो। खुल के मैदान में आके उन्होंने बोल दिया है, ये लोग तुम्हारा सर्वे कराएंगे, ये जो एक्सरे की बात कर रहे हैं, देखें कितनी संपत्ति है, किस बहन के पास, किस भाई के पास कितना सोना है, और फिर ये घुसपैठियों को देंगे। घुसपैठिए कौन? वो जो मुस्लिम बाहर से आते हैं या जिनके लिए राजनीति करते हैं। मतलब अब डेंट करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो आपका क्वेश्चन था, कोई फायदा नहीं होने वाला। मोदी जी खुले मैदान में उतर चुके हैं। ये लोग कह रहे हैं कि पहले चरण से घबरा गए हैं, लेकिन उनको दिख गया। देखो, मैं एक जो मेरा विश्लेषण कहता है, पहले चरण के बाद उन्होंने ये बात कही है। वेस्ट यूपी में बहुत मुस्लिम जनसंख्या काफी ज्यादा है। अगर मैं राजनीति के हिसाब से कहूं, वो चीज होने के बाद उन्होंने कहा है कि कोई मुस्लिम वोट उस तरीके से अफेक्ट नहीं होने चाहिए। हालांकि मुस्लिम पूरे देश में है, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा आबादी है और कई सीटें वहां पे इस पे अफेक्ट करती हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा, ये लोग राजनीति करना चाहते हैं, इनको पता नहीं वो इनका बाप है राजनीति में। तो उनकी कोई डेंट नहीं पड़ने वाला। और मोदी जी देखना, बड़े आराम से प्रधानमंत्री तो बनेंगे, लेकिन 400 का जो नारा दिया है, वो अगर पार नहीं तो कम से कम 390 से ऊपर जरूर आएंगी। नहीं, वो पार भी करेंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन एक सवाल मेरा संजय सिंह से और केजरीवाल से जुड़ा हुआ रह गया है। इंसुलिन पर जब बवाल हो रहा था, संजय सिंह कह रहे हैं कि उनके कहने से इंसुलिन मिलने लगी है। तो ये अ, जो मैं एज़्यूम कर पा रही हूँ, इंसुलिन इज़ अ सच मतलब इंसुलिन के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इंसुलिन सबसे ज़्यादा सेफ है, इंसुलिन सबसे ज़्यादा सस्ता है। बट इंसुलिन जो है, अगर आपने डोज़ ज़रा भी ज़्यादा दे दी, तो हम्म। 2 मिनट में बंदा जो है, उसको कोमा में भी जा सकता है, बिल्कुल। ड्रॉप भी हो सकता है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने से पहले ही इंसुलिन बंद कर दी थी। एग्जैक्टली। वो टैबलेट पे आ गया था, उसे पता था, क्योंकि आमतौर पे जो पेशेंट होते हैं शुगर के, वो हम्म। ये सब काम खुद ही कर लेते हैं। उनको लगता है कि मेरा बढ़ा हुआ है, तो वो उसी समय इंजेक्शन लगा लेते हैं, लेकिन जेल में ये सुविधा नहीं होती। उसमें आपको डॉक्टर ही इंजेक्ट करेगा इंसुलिन। बिल्कुल। लेकिन इंसुलिन इंसुलिन का ये होता है कि आपको कब देनी है, आपकी बॉडी का क्या डिमांड है, अब आप क्या खाने वाले हो, उन सब चीज़ों पे निर्भर करता है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इंसुलिन हमारे कहने पे अ, उनको दी गई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इंसुलिन को लेकर के केजरीवाल अब दूसरा एपिसोड तैयार कर रहे होंगे। क्या कहते हैं आप? क्योंकि उन्हें देखिए, तो टाइम पास करना है ना। इंसुलिन की जो डोज दी गई है ना, वो डोज भी हल्की वाली दी गई है डॉक्टर्स ने। क्योंकि जैसे आपने बताया कि वो बढ़ी हुई थी, इन्होंने दिखाया कि 4-5 दिन में कितनी बढ़ गई है उनकी ब्लड शुगर, तो डोज भी बिल्कुल हल्की दी गई है। इनके देखो, ये बाहर बैठ के कुछ भी चिल्लाते रहे, जो डॉक्टर होगा ना, उसको राजनीति से फर्क नहीं पड़ता है। डॉक्टर एग्ज़ैक्टली। देखेगा अभी जरूरत है तो अभी दी जाएगी। ये थोड़ी है कि वहां पे मोदी जी फोन करें डॉक्टर को, यार एक काम कर दे दे इंसुलिन, ऐसे नहीं चलता। ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं। इंसुलिन दी जाएगी जब डॉक्टर कहेगा कि हाँ अभी ये सेफ है। और बल्कि आम आदमी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, वो दिल्ली का सीएम है, अगर उसके साथ कुछ गड़बड़ी होती है
तो उसके लिए डॉक्टर ज़िम्मेदार और फिर जेल में है और ज़िम्मेदारी बनती है। इसलिए इस चीज़ में बीजेपी या जेल प्रशासन या डॉक्टर कोई रिस्क नहीं लेंगे। अभी जो उसको दी गई है वो उसकी हरकतों की वजह से दी गई है। वो हरकत मतलब जो उसने अनाप-शनाप खाया है, उसको ज़्यादा करने के लिए इसलिए दी गई है। अब इन्होंने कहा था कि आम वगैरह तो ये पहले भी खाते थे, कुछ एग्ज़ाम्पल दे रहे थे। कह हाँ, रहे थे कि हाँ। अगर आप इंसुलिन में कई बार क्या होता है कि ज़्यादा हो जाती है कि तो उसमें अगर थोड़ी-सी मात्रा दे दी जाए तो उसको कंट्रोल कर लेती है। कम होती है तब भी थोड़ी दी जाती है कि थोड़ा उसको मेंटेन हो जाए, अलग-अलग तरीके से। अपने-अपने डॉक्टर बन के ये लोग सामने आ रहे हैं। तो एक काम करो अगर इनको इतना ही है, एक बंदे को वहाँ छोड़ देते तुम चेक कर लिया करो, उसको दे दो डोज़। रोग ही कटेगा। देखा जाएगा कि बिल्कुल, लोगों को जो दिमाग में टेंशन बना रखी है वो भी हटेगी। देखो ये मैंने बताया ना ये झूठों की पार्टी है। एक से बड़े एक झूठे हैं। मैं सिर्फ़ केजरीवाल को झूठा समझता था। अभी तो इनकी वाई-फाई है सामने वो उसकी भी उस्ताद है। मुझे लग रहा है कि सुनीता बिल्कुल, केजरीवाल ही अरविंद केजरीवाल को पढ़ाती होगी तुम्हें बाहर जाके ये बोलना है। वो उससे भी बड़ी बिल्कुल, निकली। और इनके घर की बात अभी आपको पता है कि कितने इन्होंने करोड़ों रुपए का शीश महल बनवाया था। अपने बेटे की ट्रेड मिल कंपनी की ट्रेड मिल इन्होंने वहाँ रखवाई है जिसका 10-10 लाख रुपए महीने का किराया आता है। 10 लाख में तो आप अगर अच्छे वाली लेंगे तो 5-10 तो ट्रेड मिल आ जाएँगी, किराया देते हैं ये लोग। आप बिल्कुल, सोचिए भ्रष्टाचार कितना कूट-कूट के इनके अंदर भरा हुआ है। तो इंसुलिन का जो ये ड्रामा कर रहे हैं ना, जिस तरीके से दिखा रहे हैं, इनके बोलने पे दी गई है, उससे डॉक्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पॉलिटिक्स से उनको कोई मतलब नहीं होता। जब डॉक्टर को लगेगा वो देंगे। अभी अगर ये भी कहेंगे ना कि अब मत दो उनका ये बढ़ गया है, कम हो गया, डॉक्टर को लगेगा वो ठोक देंगे इंजेक्शन, चाहे उनको लेनी हो या नहीं लेनी हो। अभी थोड़ी बात करते हैं राजनीति पर चूँकि दूसरे चरण का चुनाव है आज। तो पिछले जो फर्स्ट फ़ेज़ था उसमें परसेंटेज जो था वो बहुत कम था। इस बार जो सेकंड फ़ेज़ है उसमें आप क्या सोचते हैं? कैसा देखिए परसेंटेज होगा? देखो परसेंटेज से इतना फ़र्क मुझे नहीं लगता पड़ने वाला है। क्योंकि एक तरफ अगर परसेंटेज की आप सोचें तो ये सोचेंगे कि परसेंटेज कम हो रहा है यानी कि हिंदू लोग या फिर जो मोदी को सपोर्ट करते हैं वो आराम से बैठ के निश्चित हो के यार मोदी आएगा क्या वोट देने जाना। लेकिन ये गलतफ़हमी है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि मोदी जीतेगा यानी कि मोदी को जिताना है, वो लोग घर से बाहर ज़रूर निकलेंगे। हालाँकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिना बात का अपना मनमुटाव किए बैठे हैं और उन वोटों का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला मैं आपको बता दूँ। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि कम परसेंटेज जैसे पहले चरण में आई है, मैंने बताया ना कि वहाँ पे मुस्लिम बहुल सीटें थी ज़्यादातर जो वेस्ट यूपी में आपने देखा था। वहाँ पे मुस्लिम ये भी तो सोच सकता है कि यार ये जो नहीं देना चाहता मुस्लिम मोदी को कि मोदी आएगा, जाना क्या है, ये तो फिर वैसे भी जीतेंगे, चलो अपना छुट्टी में चलते वो घूमने चलते हैं, ये भी तो हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरफ हो और अगर परसेंटेज कम भी आ रही है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बीजेपी की सीटों पे फ़र्क पड़ने वाला है। वोट की परसेंटेज कम हो रही है, लेकिन लोग आप देखेंगे जहाँ पे अभी पहले चरण में चुनाव हुए हैं, वहाँ पे कोई भी ऐसा क्लोज़ मुकाबला नहीं था। एक सीट को छोड़ के आई थिंक 5,000 वोटों से वहाँ पे एक प्रत्याशी जीते थे पिछली बार सपा के। लेकिन उस टाइम उनके साथ आरएलडी थी। अब आरएलडी बीजेपी के साथ है। तो जी, इसलिए जो क्लोज़ चुनाव जो है वो वहाँ पे होता हुआ दिख नहीं रहा है और क्लोज़ का मतलब है जो परसेंटेज की आप बात कर रहे हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। दूसरी तरफ बंगाल में जैसे वोट परसेंटेज हाई था, वहाँ पे लोगों को पता है कि ममता दीदी का सफाया वहाँ पे तय है। वहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 70 टू 80% सीटें बीजेपी ही जीतेगी, सिर्फ पहले चरण नहीं, मैं वैसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ। वहाँ पे बीजेपी ही जीतेगी और जब अगले साल जब 26 में या 25 में जब भी विधानसभा चुनाव होने, ममता दीदी साफ हो जाएँगी। तो इसलिए परसेंटेज का मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क पड़ने वाला, लेकिन फिर भी अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को भी, जो भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, आपके चरण में चाहे चुनाव हो गया है या बाद में होगा, आप और लोगों को भी अवेयर करें, चाहे एक्स पे हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, मैसेज करके आपके कहीं पे गए हुए वहाँ पे भी लोगों को लेके जाएँ बूथ तक ताकि लोग वोट ज़रूर डालें।
जी, बहुत सही बात है कि सभी अपने वोट का इस्तेमाल करें, बजाए इसके कि आप पूरे 5 साल तक किसी को कोसते रहें। इससे बेटर है कि आप अपना जो आपके पास एक हथियार है, उसका इस्तेमाल करें क्योंकि वोट आपका हथियार है। आखिरी सवाल है मेरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 साल के बाद एक नया बयान आपने पहले इसको टच भी किया है लोगों के सामने रखा है। मैं समझती हूँ कि ये उनकी बहुत बेहतरीन पहल है क्योंकि जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये कहा कि इन 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 चीज़ों का जो हक है वो मुसलमानों का है। तो उस समय कैसे उन लोगों ने सहन कर लिया, कैसे उन्होंने कह दिया और अब तो नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी याद दिलाई है। उससे जो है इकोसिस्टम पूरा भड़क उठा है और कांग्रेस की तो बिल्कुल सिट्टी-बिट्टी गुम है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपने पूछा पहले किसी ने कुछ क्यों नहीं किया? हिंदू बहुत सहनशील जिसे कहा जाता है और पहले जैसे चीज़ें होती आई थी। कांग्रेस का ही राज था और मैं बताऊँ मेरे पिताजी भी कांग्रेस को ही देते थे। मैं वहाँ पे भारत में था, पिताजी ने कहा तो हमने भी डाल दी क्योंकि किसी को पता नहीं था कि क्यों हम और किसी पार्टी को क्यों वोट दें? वो ऐसा क्या करेंगे? क्योंकि कांग्रेस जब आती थी उस टाइम पे एक आधे ऐसे वादे कर लिए, किसी ने देश की डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं की थी। कभी भी कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं दिखाया था लोगों को कि देश के लिए काम किया जाए, हमारा देश आगे तरक्की कैसे करेगा? बस ये हो जाता था सीट रिजर्वेशन, इतने परसेंट को ये मिल जाएगा, ओबीसी को ये मिल जाएगा, एससी एसटी को ये मिल जाएगा, सिर्फ इसी में रहता था। वो चीज़ें अभी भी चल रही हैं, प्लस उनमें और चीज़ें क्या जोड़ी। कैसे रोड्स आप देख लीजिए कैसे बनवाए गए। गडकरी ने कितना अच्छा काम किया है पूरे देश में। रेल माइंड में ब्लोइंग। देखिए आप कि कैसे वंदे भारत और भी एक्सप्रेस और कैसी-कैसी ट्रेनें चल गई हैं। तो पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी और ये सिर्फ ये बयान नहीं है, बहुत सारे ऐसे बयान आपको मिल जाएँगे जिनके ऊपर कोई कुछ नहीं कहता था, सुन लिया। ये चीज़ें पहले हाइलाइट नहीं की जा सकती थी। क्यों नहीं की जाती थी? क्योंकि जैसे अभी गोदी मीडिया बोलते हैं ये लोग, पहले सारा मीडिया वो कांग्रेस के साथ में होता था और पहले इतने न्यूज़ चैनल्स होते भी नहीं थे। अब तो धीरे-धीरे बढ़ के बहुत सारे न्यूज़ चैनल हो गए हैं, ताकि वो हाफ़-हाफ़ में बँट गए हैं। आधे इनके बारे में बोलते हैं, आधे उनके बारे में। पहले सारे के सारे उन्हीं के प्रति दिखाते थे और ऐसी चीज़ों को ज़्यादा हाइलाइट नहीं करते थे। लेकिन जो ये बात मनमोहन सिंह ने बोली थी कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक माइनॉरिटीज़ का है। माइनॉरिटीज़ का हम बिल्कुल मानते हैं माइनॉरिटीज़ का है, लेकिन उन्होंने एक बात और इसमें जोड़ी थी। उन्होंने कहा था स्पेशली मुस्लिमों का है। आपने अगर माइनॉरिटी बोल दी, अगर मुस्लिमों में कोई नीची जात या फिर जो भी बोलते हैं एससी, एसटी जो भी अगर उनमें भी कहीं से भी कोई भी आता है, तो वो उनको मिल ही जाएगा। लेकिन स्पेशली मुस्लिम वहाँ पे इसलिए जोड़ा जाता था, क्योंकि वोटों की राजनीति। हिंदू तो बेवकूफ हैं, वो तो दे ही देंगे वोट। कांग्रेस ये समझती आई थी, जब तक नरेंद्र मोदी नहीं आए थे। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कुछ पाला इनके साथियों ने सँभाला हुआ है, जैसे अभी वो गदा लेके इंसुलिन के चक्कर में जा रहे हैं, कोई वो सपा के लोग हैं, वो मंदिरों में जा रहे हैं। सब अपने-अपने तरीके से दिखा रहे हैं कि हम कितने धार्मिक हैं, जो इंडिया अलायंस की पार्टीज़ है। दूसरी तरफ ये मोर्चा सँभाल रहे हैं, मुस्लिमों को कैसे इनको कैसे मनाया जाए, कैसे इनको अपने साथ रखा जाए। अगर ये इंडिया अलायंस नहीं बनता, तो आप सोचिए मुस्लिमों की वोट भी बढ़ जाती। तो मेन जो उद्देश्य था इनका सबसे पहले मुस्लिमों की वोट को इकट्ठा करना था। हिंदू तो कुछ हिंदू वर्ग जो है वो ये लोग उनको बेवकूफ समझते हैं, वो लोग वोट कर ही देंगे। तो ये जो बयान उठाया है मोदी जी ने, ये इसलिए भी हाइलाइट किया है क्योंकि राहुल गांधी ने पहले उस बयान से पहले उँगली की। वो कैसे की? राहुल गांधी ने कहा कि हम एक्स-रे करवाएँगे और सारा पैसा ये हम बाँटेंगे बाकी लोगों में। अब बाकी लोगों का मतलब आपको समझ में आता है, एग्ज़ाम्पल मैं आपको फिर दे सकता हूँ। आम आदमी पार्टी ने वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए दिए थे। महीने की तनख्वाह बाँध रखी है जो मौलवी वगैरह होते हैं उनकी। आई थिंक 2 मौलवी होते हैं हर मस्जिद में या कहाँ पे 20-30 हज़ार रुपए उनकी बाँधी हुई है। और कर्नाटक में भी अभी ऐसा ही सेम हुआ था कि कैसे उन्होंने हिंदुओं
को जो मंदिरों में जो चीज़ें मिलती थी, उनके ऊपर भी उनका कम कर दिया और मंदिरों पे टैक्स लगाने की बात कही है और जो मुस्लिम वर्ग है, उनको ज़्यादा देने की बात की है। तो ये बयान जब आया है, तो मोदी जी ने भी उसी तरीके से इस्तेमाल किया है, जैसे उनको करना चाहिए कि एग्ज़ाम्पल ये 2 सामने हैं, दिल्ली और कर्नाटक का एक छोटे से, लेकिन इन्होंने बयान भी पहले दिया है। तो सारी चीज़ें लिंक यहाँ पे हो जाती हैं कि ये लोग सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, ये लोग कर देंगे ऐसा, तुम्हारा सारा पैसा, तुम्हारा सारा सोना, हर चीज़ों का जो एक्स-रे की बात कर रहे हैं, वो करके और फिर किस तरीके से सब लोगों में बाँट दिया जाएगा और आप लोग बैठे के बैठे रह जाओ। अगर देखो डराने वाली जो स्पीचेज़ होती हैं, वो कांग्रेस भर-भर के दे रही है। मोदी जी तो एक स पीछे से एक वो लेके आए वीडियो का लिंक और वो उनको बता दिया कि ये हुई है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं हुआ है। तो कुल मिला के वो चीज़ लोगों को याद दिलानी इसलिए भी ज़रूरत है, क्योंकि हिंदू वर्ग के जो वोट हैं, वो बीजेपी को ही जाते हैं। ये लोग उनको विचलित करने की जो कोशिश कर रहे थे, वो कहीं नहीं जाए इसलिए मोदी जी ने ये जो कहते हैं ना तुरुप का इक्का है अपना वो निकाल दिया। बहुत सही कहा आपने और लोग देखिए ये फ़र्क भी समझ रहे हैं ना। जैसे आपने कहा कि आपके घर में भी लोग कांग्रेस को वोट देते आ रहे थे, लेकिन उस समय कोई पिक्चर नहीं थी। हमारे बिल्कुल, पास सिर्फ वादे थे। मोदी जी ने वो करके दिखाया है। लोग देख रहे हैं कि जी20 का सम्मेलन हो रहा है। हमारी जो सभ्यता है उसको दिखाया जा रहा है। हमारी जो परंपराएँ हैं उनसे विदेशियों को परिचित कराया जा रहा है। आपको याद होगा क्या भव्यता थी उस समय जी20 में प्लस मंदिर मंदिर बना के दिखाया ना, तो लोगों को दिख रहा है कि मोदी जी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं मोदी जी को लोग सपोर्ट करेंगे। तो एक बार फिर संदीप जी हम सभी दर्शकों से भी ये कहना चाहेंगे कि वो अपने वोट का ज़रूर इस्तेमाल करें और संदीप जी आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत जय हिंद, धन्यवाद बुलाने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।